अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। कल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हम सब लोगों ने, बहुत मज़ा आया था। हमें तो बहुत पसंद आया था अपना दिन। आप लोगों को कैसा लगा मेरे ये लाइव वीडियो लाना, आपके कमेंट्स का जवाब देना। कुछ कमेंट्स मिस हो गए मुझसे जो मुझे दोबारा नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जितने भी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच गाइस। मेरी लाइफ में मेरे साथ एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, नहाती तो मैं पहले थी, पहले तो पूरी तरह से मैं बीच में लेट भी जाती थी, लेकिन अब तो जानते हैं ना, बढ़ती उम्र, बूढ़ी तो नहीं हुई है, खैर बूढ़ी हो हमारी बुढ़िया, लेकिन मज़ा बहुत आया था। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट में मज़ा बहुत है। हम सिर्फ हमारी फैमिली गई थी, एक्स्ट्रा सिर्फ हमने अपनी पुप्पी को लिया था, मतलब मैं, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, एक भाभी को छोड़ के, क्योंकि एक भाभी हमारे साथ नहीं रहती, अपने मायके में रहती अपने हस्बैंड के साथ, मतलब वो भी हमारी अपनी हैं, तो वो अपने मायके में रहती है। उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा हमारे पास आना नहीं हो सकता। मेरे वालिद साहब, हमारे मामू जी, यानी कि वो बाप, जो मेरी बड़ी भाभी हैं, वो मेरी मामू की बेटी हैं। हमारे अब्बू नहीं छोड़ेंगे। जून जुलाई की समंदर मस्त, समंदर की तो आप लहरों को जानते हो, जून जुलाई को किस कंडीशन में होती है, उसी तरह से तो सिर्फ हम लोग गए थे। बड़े भाई की फैमिली नहीं आई थी, बड़ा भाई तो काम पे था, छोटे भाई तो वो लोग भी काम पे थे। बस एक ही भाई था जो फारिग था, जो उसको छुट्टी हाफ डे किया था उसने, तो उन्होंने हमें लेके चले गए। आज हमारी स्टोरी के लिए थोड़ी सी अपनी बातें कर रही हूँ, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा वो वीडियो लाइव। चलिए चलते, कुछ दिनों बाद हम फिर से घूमने जाने वाले हैं। इस दफ़ा हम फैमिली के साथ जाने वाले हैं, कज़न लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे, मेरी पूरी फैमिली जाएगी। तो वहाँ पर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ लाइव ज्वाइन कर सकूँ। वो तो सरप्राइज़ है कि मैं वहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। जब हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, फ्री में पैकेज फ्री मिल गया तो आपको लाइव में अपने साथ ले लूँगी। बाकी देखते ऊपर वालों को क्या मंजूर होगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। किसी दोस्त ने लाइव शो में भी कहा था कि मैं टीचर एंड प्रोफेसर की स्टोरी ला सकती हूँ। हाँ, लाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैंने जैसे कि कहा था, मेरी सिस्टर यहाँ पर है, जैसे ही वो जाएगी वैसे ही आप लोगों को 1 2 3 हो सकता है 2 स्टोरियाँ मिल सके, हो सकता है 3 स्टोरियाँ मिल सकती है। लेकिन जब तक मेरी बहन, छोटी बहन छुट्टियों में आई है अपने बच्चों के साथ, तब तक मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बाकी आपको जो स्टोरी मिले आप लोग उसी को एंजॉय कीजिएगा। अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ज़ारा अपनी सारी फीलिंग बता रही थी। आज तक डैड ने मुझसे नहीं पूछा कि बेटा तुम इतने पैसे खर्च कहाँ कर रहे हो, नहीं, बस मैं कॉल करती थी डैड को, डैड मेरे अकाउंट के पैसे ख़त्म हो चुके हैं। कल मैंने ये नहीं, देखो मैं तुम्हें बताती सही से, आज मैं गई थी मॉल में, तो मुझे एप्पल सेट, मोबाइल का एप्पल सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसकी कीमत क्या होगी तुम्हें अच्छी तरह पता है, तो मैंने वो ख़रीद ली। दूसरे दिन मैंने डैड से कॉल करके कहा, डैड मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, क्या आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पता है डैड ने, आज तक मैंने जब भी कॉल करके डैड से कहा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो डैड ने रिटर्न मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा कल ही तो तुम्हारे अकाउंट में मैंने इतने पैसे डाले थे, तुमने एक दिन में कैसे ख़त्म कर लिए। नहीं, कभी नहीं पूछा था डैड ने मुझसे, ना कभी मौका दिया मुझे बताने का कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन उनका ट्रस्ट तोड़ती रही ना। वो इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे थे और मैं बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत के पल ले रही थी। अगर मैं मेहनत करती पल तो मुझे मिल जाता ना, लेकिन मैंने मेहनत की ही नहीं, पल मुझे ऐसे ही मिल रहे थे और मैं कर रही थी। कहते ना, बिना मांगे झोली में गिरने वाली हिसाब होता है मेरे साथ, और मेरे साथ वही हुआ। मैंने उस लड़की के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाया था, जिससे मेरी कदर नहीं थी, सिर्फ मेरे पैसों की कदर थी। मैं उसे पैसे दूँ, मैं उसे गिफ्ट दूँ, इन चीज़ की उसने से सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी ज़रूरत उसे कभी थी नहीं, ना कभी होगी, बिल्कुल भी नहीं। कभी उसने मुझसे ये नहीं कहा था, ज़ारा ये लाने की ज़रूरत नहीं, मेरा तुम्हारा साथ ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे तुम कहती हो कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए, पैसे तो वो ज़िंदगी के किस्सा हैं, पैसे ना हो तब भी तुम्हें मेरा साथ चाहिए। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने कभी कहा नहीं मुझसे ये सारी चीज़ें। और इसी तरह बात करते हैं, और बात करते करते कब उन्हें पता नहीं चलता, रात के 3 बज चुके थे। तो कहती चलो घर चलते, तुम्हें घर छोड़ दूँ, फिर मैं अपने घर जाऊँगी। ठीक है चलो, क्या आज रात तुम मेरे साथ, मेरा मतलब हमारे घर में रह सकती हो। रात बहुत हो चुकी तो तुम मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर भी चल सकती हूँ, वहाँ दूसरा रूम है, मैं दूसरे रूम का बंदोबस्त कर दूँगी। मैंने ये कब कहा कि मुझे आपके रूम में रहना है। मुझे पता है इतना बड़ा घर है कि वहाँ पर दूसरे रूम भी हो सकते हैं। चले, हाँ चलो।
वो लोग उसी तरह पैदल पैदल बातें करते करते अपने घर की तरफ रास्ते ले लेते। रास्ते में उसे एक टैक्सी गुजरते हुए दिखाई देती तो उसे देख कर रोकते। तो टैक्सी वाले कहते हैं, बहन जी इतनी रात को इस तरह घूमना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ज़ारा उससे कहती, ज़ारा नहीं सैम कहती, तो भाई जी आप क्या कर रहे हो? ओ बहन जी हमारे यहाँ पर पड़ोसी की तबीयत ठीक नहीं थी, इमरजेंसी से लेके निकलना है पड़ा हॉस्पिटल से, अभी हम घर जा रहे हैं। तो बस फिर ठीक है, हमारी भी इमरजेंसी हो गई थी, अब क्या आप हमें इस तरह छोड़ सकते हो? वैसे तो ये मेरा रोड नहीं है बहन, लेकिन बहन का है तो बहन को सही सलामत उसके घर तक छोड़ सकता हूँ। एक भाई बैठ जाओ बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, थैंक यू सो मच। ये कहकर बैठ जाती। ज़ारा खामोश थी। वो टैक्सी वाला शायद बातों नहीं बहुत ज़्यादा था, तो कह रहा था कि क्या हुआ था। दो भाइयों में आजकल देखो ना पैसों के ऊपर किस कदर लड़ाइयाँ होती हैं। अब तो सगे सगे नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं रहे। हमारे पड़ोसी तो थे जिसे मैं हॉस्पिटल लेके गया था ना, दो भाइयों में लड़ाई हो गई। बेचारा बाप हार्ट का मरीज़ था, अचानक हार्ट ने पकड़ लिया, मर गए नहीं, हॉस्पिटल लेके आए, यही था कहानी। वैसे पैसे इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? ज़ारा उसकी आंखों में देखकर जैसे सैम से कह रही, देखा क्या कह रही थी मैं? तब सैम कहती, हम खुद इम्पोर्टेंट बनाते हैं भाई, हम खुद बनाते हैं। अगर हमारे पास में लिमिटेड पैसे हो तो हम लिमिटेड खर्चा करते हैं, अगर हम लिमिटेड आते तो हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, किस जगह खर्चा करना चाहिए। बस हम सिर्फ ये सोचते, पैसे देखते पागल हो जाते हैं। कभी हमारी ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं आए। हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो बहन। कल ही की बात देख लो, कल मैं बहुत घर पे बिजी था, बाहर निकला नहीं था टैक्सी लेकर, लेकिन दूसरे दिन निकला, मुझे इतने पैसे मिले कि बताओ, वाकई में तो पागल ही हो गया था। सोचने लगा था, हैरा ये मैं इन पैसों का करूँगा क्या, इतने सारे पैसे, आज तो मुझे इतने सारे पैसे मिले, इनका करूँगा, यही सोच रहा था मैं। बिल्कुल यही बात है, जब हमारे पास पैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो हम कम से कम खर्चा करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। लो बहन तुम्हारा सफ़र आसान हुआ, हमारी मंजिल आ गई, हम चले अपनी मंजिल। तो ज़ारा उतरते ही उसे पैसे दे देते हैं। तो कहता है नहीं, मैंने बहन कहा है, अपनी बहन से पैसे नहीं लूँगा। तब ज़ारा कहती है, तो तुम उसी बहन के लिए ये लो, अपने बच्चों के लिए चॉकलेट खाने की चीज़ें खरीद के ले जाओ, ठीक है? एक बहन की तरफ से दूसरे भाई का गिफ्ट। जब ये कहती है तो चुपचाप वो पैसे ले लेता, थैंक यू सो मच ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो सैम कहती है, ये पैसे देने का मतलब, तुम्हारा भाई था ना तो दे दिया, यही समझ लो अपने साले को दे दिया। वो आगे बढ़ जाती, अच्छा अगर मैं सबको साला मतलब भाई कहूँ तो क्या सारी दुनिया आपके साले होंगे? मुझे नहीं पता तुम कितने साले बना लोगे, आई डोंट केयर। और जब अंदर आते तो देखती सब लोग वहाँ जागे होते, दादाजी मॉम डैड सब। डैड आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इस टाइम जागे हो? ज़ारा सीधा अपने पापा के पास जाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा तो हूँ बच्चा, तू डर क्यों गई? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही बैठे तुम्हारी शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरी शादी क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले हमने तुम्हारे मॉम डैड से बात की। मम्मा पापा जाग रहे हैं? नहीं, हाँ जाग रहे थे, तो हमने उन्हें बात की। नहीं, हमने तो कब से उनसे बात की, हमने तुम्हारी शादी की तारीख नज़दीक कर ली है। 2 दिन बाद हल्दी मेहंदी संगीत है, इसके बाद शादी। इस शादी को करने की वजह क्योंकि वहाँ पर चांदनी को देख चुकी थी ज़ारा। तो दादाजी कहते, जो काम देर से हो रहा हो जल्दी हो, तो इसमें कोई बुराई है बेटा? बुराई नहीं है, लगता है आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं। बात भरोसे की नहीं है, बात है कि तुम्हारी शादी की हम एंजॉयमेंट करना चाहते। फिर इसके बाद तुम्हारे भाई की पेपर होने वाले, पेपर तो तुम जानते हो कितने लंबे लॉन्ग चलेंगे। कभी गवर्नमेंट किस तरह हो सकता है, कभी गवर्नमेंट किस तरह हो सकता है, कभी पेपर किस तरह हो सकता है, कभी पेपर किस तरह नहीं हो सकते। तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारी शादी की तारीख नज़दीक लग ले। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी और वजह से आपने मेरी शादी की तारीख नज़दीक की है दादाजी, और मैं ये नहीं चाहती। देखो बेटा, तुम्हारी शादी तो कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों होनी तो है ना, तो क्यों ना जल्दी हो, ताकि मैं पूरा कब पता मेरा टिकट कट जाए। तो ये बात यही है ना दादाजी कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपके वादे की इज्जत नहीं रखूँगी। क्या पता आपको ये लगेगा कि मैं उस लड़की की बातों में आकर उसके साथ रिश्ते में चला जाऊँ। बात तो यही होगी ना दादाजी, यू डोंट ट्रस्ट मी। अगर ट्रस्ट होता तो आप लोग ये डिसीजन नहीं लेते। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उस लड़की पर भरोसा कतई नहीं है। क्या पता कल को तुम्हें इस कदर मजबूर कर दे कि तुम अपनी फैमिली के चीज़ें को सीख करने के चक्कर में उस लड़की के साथ रिश्ते में चले जाओ। इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, इतना भी दिमाग है मुझ में, और इतने हाथों में दम है कि मैं अपनी कंपनी को संभाल सकूँ। मुझे किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती दादाजी, और ना मैं भीख मांगूंगी किसी से। कोई मुझे सपोर्ट करे तो करे, कोई ना करे तो ना करे, आई डोंट केयर।
लेकिन अगर आप इस तरह से मेरी शादी करवाएंगे सैम के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये शादी ज़बरदस्ती थोपी जा रही है आप मुझ पर। मैंने कहा था मैं करूँगा, मैंने वक्त मांगा था और आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, लेकिन इस तरह से अचानक ये डिसीज़न लेकर आप लोग तो मुझ पर ही डाउट कर रहे हैं ना कि कोई आए मुझसे ये कहे तो मैं उसकी बातों में आकर और डिसीजन चेंज कर दूँ। दिस नॉट फेयर। ये मेरी हॉबी नहीं है दादाजी। बेटा मैंने ये नहीं कहा, आपने कुछ कहा नहीं दादाजी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है दादाजी और मैं ये नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं रिश्ते को एक नॉर्मल रिश्ते की तरह लेना चाहती हूँ। एक इंसान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसकी मोहब्बत की कदर करती हूँ, ना कि उसकी मोहब्बत पर तोपी हुई चीज़ बनना चाहती हूँ। मैं उसे ये महसूस नहीं करवाना चाहती कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए चक्कर में मेरी फैमिली ने मुझसे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करने के लिए कहा है। ये नहीं, जिस तारीख को शादी होनी, क्या तुम मेरी इस बात को मना कर रहे हो? बात मना करने की नहीं है दादाजी, बात ये है आपके डिसीज़न की। यू डोंट ट्रस्ट मी, दैट्स इट। बेटा मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मुझे उस लड़की पर। कौन है वो लड़की, क्या है वो लड़की? आई डोंट केयर। वो आई है, आने दीजिए, जाएगी फिर से चली जाएगी। वो बस इस जोश में है कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मेरे पास पैसे आ चुके तो मैं इस पर खर्चा कर रहा हूँ, सब दैट्स इट। शायद उसे मैं जैसी बेवकूफ़ अभी तक दुनिया में मिली ही नहीं है ना, जो बिना सोचे बिना समझे उसके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार थी। अब वो वही चीज़ चाहती है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि मैं भी सोच समझ के खर्चा करने वाले बंदे में से बन चुकी हूँ। पहले नहीं थी, पहले दिल खोल कर खर्चा करती थी, ये सोचे बिना कि कल मेरे पास पैसे होंगे या नहीं। अब मैं इतना सोचती हूँ कि मेरे कल के बाद मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, मैं अगर ज़्यादा खर्चा करूँ तो मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, यही चीज़ मैं सोचती हूँ और मैं सोचूंगी। और अब मैं वो वाली नहीं हूँ, तो इसका ये मतलब है तुम उसके चक्कर में अपने हाथ को रोक चुके हो। जो मेरी बेटी खुले चीज़ें लोगों को देना चाहती थी, वो अपने मुट्ठी को बंद करके बैठ चुकी हैं। कहते मुट्ठी खुले तो पैसे देने में आसानी होगी, जब मुट्ठी बंद हो तो उस मुट्ठी से पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। ज़ारा उसके डैड की आवाज़ थी तो अपने पापा के पास जाती है, उनके कदमों में बैठती है, उनके घुटनों को पकड़ के कहती है, डैड आपसे सीखा है मैंने देना, आपसे सीखा है मैंने खर्चा करना। अगर आप उस कभी मुझे टोकते, कभी मुझे रोकते कि बेटा इतना खर्चा मत करो, मेरी बिज़नेस में आजकल लॉस चल रहा है तो मैं इतना खर्चा नहीं करती। और मैं शायद ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी बर्बादी में आधा हाथ तो आपकी इस बेटी का है, आपकी इस नाकारा बेटी का, जिन्हें बिना सोचे समझे उस लड़की पर इतने सारे पैसे खर्चा कर लिए। अगर आप एक दफ़ा मुझे टोकते ना डैड, तो शायद ज़िंदगी में कभी मैं उस दोबारा उसे वो गिफ्ट भी फैंसी गिफ्ट देना नहीं छोड़ चुकी होती। शायद उसी वक्त मुझे उसकी असली चेहरा नज़र आ जाता जब मुझे देखना चाहिए था, लेकिन उसका चेहरा मुझे बाद में दिखा जब मेरे पास कुछ था नहीं। आपने रोका नहीं और मैंने रोकी नहीं, देती गई देती गई देती गई, शायद इतना दे गई कि आपके आधे बिजनेस के तो मेरी लॉस होने का हकदार ले सकती हूँ, हक ले सकती हूँ कि आपका बिज़नेस आज जितना भी लॉस हुआ है उससे 50% तो मेरी वजह से हुआ है, आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं कमा किसके लिए रहा था, तुम लोग के लिए रहा था तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए। मुझे ये बताइए, जब मैं मांगती तो आप मुझे दे देते, ये प्रेम जो आपसे कहता था पापा मुझे ये चाहिए, तो आप क्या कहते थे, इतना बड़ा बन जाओ कि तुम्हें दे सकूं, तुम काबिल हो जाओ तो मैं तुम्हारा खर्चा ये दे सकूं। एक दफ़ा याद है इसने एक बाइक की फरमाइश की थी आपसे और उसने रिटर्न में आपसे क्या कहा, अगर दी कहती कि उसे आप एक गाड़ी चाहिए तो आप बिना सोचे समझे उसे गाड़ी दे देते थे। तब मैं ना समझ थी, इस चीज़ को गौर नहीं किया था। अब जब सोचने लगती हूँ ना डैड, वाकई सही कहा था इसने कि अगर मैं आपसे कार गाड़ी या आपसे एक इम्पोर्टेंट बहुत ही खूबसूरत गाड़ी की कहती परचेज करने के लिए, कि खरीदने के लिए, चाहे उसकी कीमत करोड़ों में क्यों ना होती, आप खरीद लेते मेरे लिए, है ना, खरीद लेते। तो फिर क्यों, वाई टू से, मैंने सोचा कुछ लोग अपनी बेटियों को कम और बेटों को ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपने मुझे राजकुमारी की तरह रखा था, आपने एक प्रिंसेस की तरह मुझे रखा था डैड, रखा था और रख रहे हैं अब भी। लेकिन मैंने अब मुट्ठी बंद नहीं की, मेरी मुट्ठी खुली हुई है। जहाँ मुझे लगे कि मुझे मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए मैं करती हूँ, जहाँ मुझे लगे कि मैं मुट्ठी खोल के दे सकती तो मैं देती हूँ। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। जब मेरे डैड ने मुझे बंद करनी नहीं सिखाई तो मैं क्यों बंद करूँ अपनी मुट्ठी को, बिल्कुल भी नहीं, मेरी मुट्ठी खुली हुई है, लेकिन हाँ बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए। ये एक दफ़ा आपने कहा था, बेटा इतना पैसा खर्च करो कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े कि तुमने इतने पैसे खर्च क्यों किया, अभी तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है इस चीज़ को खरीदने के लिए। उस समय मैंने समझा नहीं था,
शायद मैं प्यार के पागलपंती में, जुनूनों में पागल थी, जो बिना सोचे समझे कर रही थी। लेकिन डैड, ट्रस्ट मी, मैं ये दोबारा दोहराना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर वो लड़की दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ रही है तो मैं उसे रोकूंगी, मैं उसे जो करना है करने दीजिए। और मुझे बिज़नेस में मात देना चाहते हैं, दे दीजिए। इससे शायद ये नहीं पता ज़ारा कौन है, ज़ारा शेरगिल कौन है। अगर उसे पता होता तो दोबारा मेरे सामने नहीं आती। और ज़ारा शेरगिल उसी वक्त मर चुकी थी जो उसके लिए पागल हुआ करती थी, जो उसे फैंसी चीज़ें देती थी। ये ज़ारा शेरगिल कुछ और है। इतनी बड़ी कंपनी मैंने इस तरह से नहीं बनाई है। पल पल मेहनत की है और एक लम्हे कदम बढ़ाते हुए सोचा था। दुश्मन मेरे पीछे खड़े होकर मुझ पर वार करने के लिए तैयार थे। उनको चकमा देकर कहीं जाकर मैंने इस बुलंदी तक पहुंची हूँ। इस जगह पर मेरी ईमानदारी, मेरी 100% मेरी फैमिली सपोर्ट, मेरी कंपनी के मेंबरशिप सपोर्ट, मेरे वर्कर सपोर्ट, सबके सपोर्ट के साथ मैं इस जगह तक पहुंची हूँ। मैंने किसी के हराम नहीं खाया, मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने किसी की लाशें पिचाकर इस जगह तक नहीं पहुंची हूँ। ईमानदारी, वफादारी, 100% बिजनेस के देना, कहीं जाकर मैंने ये तख्त हासिल किया इस ऑफिस का। अब वो लड़की चाहती है कि मुझे फिर से ज़ीरो पर लाना, तो उसकी गलती प्रेमी है और उसकी भूल है। और रही बात मेरी और सैम की शादी की, तो अभी उसी वक्त नहीं हो सकती जब तक मैं अपनी कंपनी की ये लॉसेस को पूरा ना कर पाऊँ। सैम चुप थी, सैम कुछ कहना नहीं चाहती। तब दादाजी कहते, ठीक है, तो तुम्हारा भी आखिरी फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अपने दादाजी की तरफ देखती है। अगर तुमने इस शादी को रोका, तुमने शादी नहीं की, तो मैं ये रिश्ते को तोड़ दूँगा, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जब ये कहती है तो वो चुप हो जाती हो। अपने आप ये क्या कह रहे हैं दादाजी? हाँ, तुम प्यार नहीं करते इस लड़की से तो क्यों ज़बरदस्ती तुम इससे शादी करो, यही तो कह रहे थे ना। मैंने ये नहीं कहा दादाजी, तुम्हारे कहने का यही मतलब है। कल को लड़की आ जाएगी, फिर से तुम्हारे दिल में वो फीलिंग जग जाएगी। तो बात तो यही हुई ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है तुम पर भरोसा, तो क्या करोगे तुम? जब ये कहती है भरोसा नहीं है तुम पर, वो दादाजी को हैरानियत से देख रही थी। सैम तब टोकने लगती, दादाजी प्लीज़ तुम चुप रहो, तुमसे बात बाद में करूँगा, पहले मैं इससे बात कर लूँ। हाँ, जब तुम्हें इससे शादी ही नहीं करनी तो सिर्फ सारी ज़िंदगी इसके साथ सिर्फ एंगेजमेंट करना चाहते हो, और कोई भी लड़की है इसकी बेइज्जती करे तुम ये देखोगे? मेरे होते हुए इसकी बेइज्जती कोई कर नहीं सकता दादाजी। अच्छा, कर नहीं सकता, क्या गारंटी देते हो कि कोई इसकी बेइज्जती नहीं करेगा? कोई गारंटी है? अगर तुम चाहते हो ये रिश्ता बरकरार रहे, जिस तारीख को मैंने मेहंदी रिसेप्शन, ये कार्ड छप चुके हैं, ये कार्ड बट चुके हैं, अभी रातों रात इतनी जल्दी ये कार्ड बट भी चुके हैं। इंटरेस्टिंग, जाहिर सी बात है, मेरे पोती की शादी है तो मैं जल्द से जल्द ही करना पसंद करूँगा। अगर तुम इस कल को अगर 2 दिन बाद हल्दी नहीं हुई तो समझ लेना ये रिश्ता ख़त्म। अगर मेरी इज्जत लोगों के सामने तुमने नीलाम करने का शौक़ है तो बेशक करो। शादी के कार्ड बढ़ चुके, मैंने इसकी फैमिली से बात कर चुकी है, मैं इसकी फैमिली से बात कर चुका हूँ। तो अगर तुमने इस इंगेजमेंट, इस चीज़ को रोका तो ये सगाई, ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म। फिर तुम्हें जो करना है कर लो। यही समझ लो कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे दादाजी का, इस घर के सरबरा तुम खुद हो, तुम्हें जो फैसला करना है तुम खुद बड़ी हो। दैट्स इट। मेरी बात सुनिए दादाजी, आप गलत कर रहे हैं, आप इसकी खुशियों को ख़राब कर रहे हैं। नहीं, इसकी खुशियाँ तो मैं दे रहा हूँ, इसे जो चाहिए मैं कर रहा हूँ ना, संगीत हर चीज़ की। मैं तो डायरेक्ट शादी करना चाहती था, मैं डायरेक्ट शादी करना चाहता था, लेकिन क्या कर सकते, मेरी शादी के रात चीज़ों पर गिरेन लगने वाला है और मैं अपनी पोतियों की खुशियों पर गिरेन लगने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ लड़की कैसी है, पहले दफ़ा नहीं बताया था तुम्हें कि कैसी लड़की है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ लड़की ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ डेट करते करते वो दूसरे लड़कों के साथ भी डेट करती थी। प्लीज़ दादाजी पुरानी बातें छोड़िए, नई बातें करते तो ठीक है, नई बातें कर लेते। नई बातें ये हैं, 2 दिन बाद तुम्हारी हल्दी है, 2 दिन बाद तुम्हारी हल्दी है, तीसरे दिन तुम्हारी मेहंदी और संगीत है, चौथे दिन तुम्हारी शादी है। ये बात ठीक है? अगर कल को 2 दिन बाद अगर हल्दी नहीं हुई तो उसी दिन, उसी समय, उसी पल तुम्हारे हाथ से ये जो रिंग तुमने पहनी है वो, और उसके हाथ से जो रिंग है वो मैं खुद अपने हाथों से उतारूंगा। और इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तुम अपनी बड़ी, अपनी बुजुर्ग, अपनी सब कुछ खुद होगी, मैं नहीं।
यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। अगर किसी को मेरा फ़ैसला मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रह सकते। मैं यही भी समझ लूँगा कि उन्हें मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ना, तो बूढ़े की बात कौन सुन सकता है। तब सब लोग दादाजी की तरफ आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके पापा, मम्मा, उसका भाई, उसकी मंगेतर, चांदनी, सब के सब एक साथ उसकी तरफ खड़े हो जाते हैं, दादाजी के साइड में खड़े हो जाते हैं। तो आप सब इसी यही चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती शादी करूं। अगर ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती से ही, 2 दिन बाद जल्दी है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं होगा। ये वादा है मेरा तुमसे। आप चलते हैं, रात बहुत हो चुकी, चल बच्चों जाके सो जाओ। तब वहाँ से निकलते हुए ज़ारा की माँ कहती, आपने कुछ ज़्यादा ही सख्ती नहीं कर ली, इस सख्ती की ज़रूरत है। मुझे पता है मेरी पोती कैसी है, लेकिन इस वक्त उसे ये दबाव देना ज़रूरी है। अगर उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी तो पागल हो क्या? देखते नहीं हो कि किस तरह से वो सैम को देख रही थी जब एंगेजमेंट टूटने की सुनी तो किस तरह से ज़ारा सैम को देख रही थी, और सैम की ज़र झुका हुआ था, शायद उसकी आंखों में आंसू भी था। तो वो पलट के आती है सैम की, ज़ारा की मोम। वो कहती, बेटा आज रात तो तुम यहीं रुकने वाली हो ना, तो एक काम करो, वो ऊपर वाला रूम तुम्हारा है, तुम जाके आराम करो। अगर तुम चाहो तो चांदनी और नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, अकेले रहो, मुझे कोई तरस नहीं। सब लोग चले जाते हैं। अब ज़ारा वहाँ पर खामोशी से खड़ी थी। वो अपने कमरे में जाते, दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद करती कि इसके दरवाजे की आवाज़ सब ने सुनी थी। सैम भी सुनती है, लेकिन सैम कुछ कहती नहीं। वो अंदर आती है, वो बेड पर अपने आप को समेट के बैठ जाती है। ये डर लग रहा है कहीं ये सगाई टूटे ना। वो अपनी अंगूठी को इस तरह कस के मुट्ठी में बंद कर चुकी थी कि कोई उससे छीने ना। वो इसी तरह से बैठी थी। आधे घंटे गुजर चुके थे, ना उसने कुछ पिया था ना कुछ खाया था। हाँ, सैम की मोम का ज़ारा की मोम खाना वगैरह भी लाई थी। उन्होंने कहा था कि शायद तुम लोगों ने पार्टी में कुछ खाया नहीं। उसी तरह से अभी तक वो सारी चीज़ें रखे हुए थे। उसने एक लुकमा भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि गिलास पानी तो क्या, उसके पास सामने जूस की गिलास भी पड़ी थी, उससे सैम ने उसे तक को हाथ नहीं लगाया था। ज़ारा जो अपने रूम में यहाँ वहाँ टहल रही थी, उसके दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो सोच नहीं रही थी कि वो क्या करे। वो यहाँ पर बिज़नेस को संभालने के चक्कर में दादाजी ने किसी और चीज़ का धमाका कर दिया था। शादी क्या वो करना नहीं चाहती? क्या वो सैम से शादी करना नहीं चाहती? उसका दिल उससे सवाल करता है। तुम्हें जवाब देना चाहिए था, तुम्हें दादाजी से कहना चाहिए था, तुम भी तो शादी के लिए तैयार हो। वो अपने दिल को चुप करा के कहता है, चुप रहो तुम, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब मत करो, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब है। वो यहाँ वहाँ टहल रही थी। तब उसके कमरे में नोक नोक होती है, तो उसकी मोम आती है। उसकी मोम उसकी तरफ देख कर के, आप भी मुझे नसीहत करने आई है या कोई सबक पढ़वाने आई है? मोम, ना मैं नसीहत करने आई है, ना मैं तुम्हें सबक पढ़ाने आई हूँ। शायद तुम लोग पार्टी में कुछ खाए बिना आ गए थे, तो चुप हो जाती है। तो तुम्हें ये बता दूं, जिस लड़की को तुम अपने साथ यहाँ इस घर में लाए हो ना, वो अभी तक भूखी है। शायद उसने कुछ भी नहीं पिया है, ना जूस ना कुछ। शायद दादाजी की, शायद पापा की बातों ने उसे हट किया है। तो मैं क्या करूँ? उसे खाना है, खाए, नहीं खाना है ना खाए, तो जाए अपने घर। मैंने रोका थोड़ी है। अच्छा, तो तुमने नहीं रोका, ठीक है, मैं खुद उसे उसके घर छोड़ कर आती हूँ, फिर मुझे मत कहना। वो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जो गिलास वहाँ पड़ा था उसे देखकर ज़ोर से दीवार पर मारती है ज़ारा। जब गिलास टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। वो बालकनी के साइड में आ जाते हैं। वो जो बहुत पहले स्मोकिंग करना छोड़ चुकी थी, अब वो अपने हाथों में सिगरेट लेती है, उसका कश लेने लगती है। चांदनी आती है, चांदनी उसे देखती है, उसे कुछ कहना चाहती है, तो वो सिगरेट को एक साइड में रखकर चांदनी की कॉलर को पकड़ के दीवार से लगाती है, क्योंकि चांदनी अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को उसके बारे में बताने की? तुम्हें बता दूं मेरी दोस्त, पहले मैंने गला चढ़ो, मर जाऊंगी मैं। तुम्हें बता दूं, दादाजी को पहले से पता था उस लड़की के बारे में, तुम्हारी एक्स के बारे में, जानवी के बारे में। उसके बारे में दादाजी पहले से जानते थे, लेकिन कभी दादाजी ने उसे तुम्हें रोका नहीं, तुम्हें टोका नहीं। वो चाहते थे तुम्हें खुद से शायद चोट लगे या शायद कुछ और हो जाए। मुझे नहीं पता दादाजी की सोच क्या थी, लेकिन दादाजी को पहले से पता था। जब मैंने दादाजी से कहा जानवी, तो दादाजी गुस्से में खड़े हो गए। फिर इसके बाद जो तुम्हारी शादी के बारे में सब कुछ उन्होंने एक ही पल में डिसाइड कर लिया। 10 सेकंड, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। आंटी उसे घर लेके जा रही है, तो ले जाए, मुझे क्या। ये सब कुछ उसकी वजह से अच्छा खासा ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन नहीं, बांध दिए इस एंगेजमेंट की रिंग में। अच्छा टूटे, मेरी भला से टूट जाए। और जब ये कहती है, जो दरवाजे के पास खड़ी थी सैम, कुछ कहने आई थी, जब ये सुनती है तो रुक जाते, उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। चांदनी देख चुकी थी ज़ारा सैम को, वो कुछ कहना चाहती थी,
तो तब सैम पलट जाती है और जब पलट के देखती है दरवाजे की तरफ, लेकिन हाँ उसकी आंखों में आंसू थे। सैम की आंखें भर चुकी थी, जो आंसू उसने रोकी थी वो अब उसके गालों में फिसल रही थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से पलट जाती है खामोशी से। उसकी कदमों की आहट, कदमों की जो कदम रख रही थी उसकी आवाज़ सीधा ज़ारा के दिल पर महसूस हो रही थी, जैसे कि ये उसके दिल से जा रही हो, उससे दूर जा रही हो। तो ज़ारा अपनी मुट्ठी को कस के दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तो सैम चांदनी कहती है, ये तुमने गलत किया, तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, तुमने भाभी को हट किया, नहीं है तुम्हारी भाभी हो। सुना तुमने दादाजी ने क्या कहा, अगर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा है ना, इस बंदिश को हमेशा के लिए ख़त्म कर लेना चाहिए, ये गलत है। चांदी एक एक कर चली जाती है। तो ज़ारा अपनी मुट्ठी को दीवार पर मारती है, जितनी ज़ोर से मारती है उसके हाथ को लगती है, उसके हाथों में खून निकलने लगता। तो यहाँ वहाँ निकलते वो गाड़ी लेकर वहाँ घर से बाहर निकलती है। उनके निकलने से पहले गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। सैम सिर्फ देखती है जाते हुए। तो सैम की मोम आती है उसकी ज़ारा की मोम आती है उसके पास, घबराओ मत, वो तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा। चाहे उसने गुस्से में ही कह दिया होगा, लेकिन वो तोड़ेगी नहीं, ये बात याद रखना। ज़ारा यहाँ से सीधा ऑफिस जाती, ऑफिस जाके अपने केबिन में जाके बैठ जाती है और वहाँ पर कुछ करने लगती है, अपने काम पर फोकस करने लगती है। और अपने लोगों को देख रही थी कि जिस तरह उसके पास मैसेजेस आ रहे थे, हाँ रात के 3 बजे उसके पास मैसेजेस आ रहे थे कि अब वो उसकी कंपनी को कोई फाइनेंस देने के लिए तैयार नहीं, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। और इस चीज़ की वजह से ज़्यादा गुस्से में आ रही थी। वहाँ पर एक शीशे का बोल था, उसे लेकर ज़मीन पर इतने ज़ोर से फेंक दी कि वो चकनाचूर हो जाता है। उसे परवाह नहीं थी, वो बस तोड़ रही थी सारी चीज़ें। अपने केबिन की जितने भी टेबल है जो कांच के शीशे की होती है उन सबको एक साथ तोड़ देती है और फिर एक साइड में बैठ जाती है अपने हाथ सर को पकड़ के। तुम अच्छा नहीं कर रही हो जानवी, तुम शायद मुझे नहीं जानती। जिसने लड़की ने तुमसे बेतनाशा प्यार किया था वो कोई और बेवकूफ़ थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो वो एक कॉल लगाती है, जैसे ही कॉल लगता है तो दूसरी तरफ से कह जाता है, ओहो जाने मन जाने जिगर जाने तमन्ना, इतने सालों बाद मुझे याद करने का मतलब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, कर सकते हो, बोलो कितना। तो रकम कहती है, ओके स्वीट हार्ट तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई और हेल्प नहीं, बस इतना चाहिए, मैं रिटर्न कर लूँगी। अरे मेरी जान जाने तमन्ना जाने जिगर, अगर तुम